हवा लीजिए सर। राहुल इधर ही है। बाहर आ गया तालिबान के पास। एक महिला सांसद बैठाकर यहाँ से रवाना करते हुए राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दो सांसद भाई आप लोग थोड़ा जगह रखिए प्लीज, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाओ यार। अरे हर चीज हट जाओ। ये समाजवादी युवा है। चलिए बाइट का सुनाइए। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। नमस्कार, मैं सुबह रोहित शर्मा। देश का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है जब से राहुल गांधी ने ऑन फैक्ट चीजें रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 1 घंटा 13 मिनट का जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं चुनाव आयोग के, और जिस तरह से नंगा कर दिया है उन्होंने, वो पूरे देश के आंख खोलने वाला है। यह परिघटना मैं समझता हूँ पूरे भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जबकि इलेक्शन कमीशन को इस तरह से नंगा करके खड़ा कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए पूरी मोदी खेमा एकजुट है और पुलिस के सहारा लेकर के, सत्ता का सहारा लेकर के बचने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसी परिघटना है जिसकी घोषणा, जिसकी बात आज से 7 साल पहले तरुण मजूमदार ने कर दिया था और आज वह चीज साफ साफ दिख रहा है। इलेक्शन इज फ्रॉड उन्होंने कहा था, आज ये साफ साफ साबित हो गया। मोदी सरकार ने इसको इस अंजाम तक पहुंचा दिया है और राहुल गांधी ने इसको इस तरह से साबित कर दिया है। ऐसी इलेक्शन की हालत में जहां पर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से बिका हुआ है, निर्लज बेशरम की तरह काम कर रहा है, जब यह सरकार माओवादियों को बोलती है कि आप आइए और इस चुनाव में भाग लीजिए और अपनी बात एमएलए एमपी बनाइए, तो सवाल ये भी उठता है आखिर वो यहाँ आकर के क्या कर लेंगे, क्या पा लेंगे। मेरे साथ है सुब्रत चटर्जी और उनसे हम जानेंगे कि इस परिघटना का वो किस रूप में वो देख पा रहे हैं और इसका भविष्य वो किस तरह से तक पहुंच पाते हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी दर्शकों का। जी शुक्रिया सुब्रत जी, शुक्रिया आपका। सुब्रत जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने 1 घंटा 13 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सैकड़ों पत्रकार के बीच, और जिस तरीके से अगले दिन खबरों में प्रिंट मीडिया लगभग छिपाने की कोशिश किया, सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया, और गोदी मीडिया जिसको आप अपने चैनल बोल सकते हैं, उसने कुछ दिखाया कुछ छिपाया, इस तरह की चीजें करता रहा। तो इन परिघटनाओं को आप किस रूप में देख पाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन पर इतने गहरे और मैं सबूत, मैंने पिन पॉइंट सबूत के साथ आरोप लगाए गए? देखिए, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए वो तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही बने थे।
अब चुनाव आयोग कहता है कि आप इसमें अंडर ओथ मुझे शिकायत करें। मतलब स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं पुलिस थाने में जाता हूं कि मेरे घर में चोरी हुई है, तो दरोगा मेरे को कह रहा है कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि आपके घर में चोरी हुई। मैं एफआईआर लिखवाने गया, अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि मेरे घर में चोरी हुई है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग एक क्वाजी जुडिशियल संस्था है संविधान के अंदर में। चुनाव आयोग के पास कोई जुडिशियल राइट नहीं है कि वो किसी से अंडर ओथ कोई स्टेटमेंट मांगे। इसको अच्छी तरह से समझ लें लोग। तीसरी बात क्या है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि ये विसंगतियां पाई गई वोटर लिस्ट में, इस पर आपका क्या कहना है? तो सवाली तो राहुल गांधी है। ओथ एफिडेविट तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि नहीं मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब सही है। आपके अच्छा सुब्रत जी, आप ओथ की बात कर रहे हैं, शपथ की बात कर रहे हैं, आपसे रिपीट मांग रहा है चुनाव आयोग जी शपथ पत्र। तो मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग का जो चयन हुआ है, उस चयन के जो 3 मेंबर्स थे उसमें से एक राहुल गांधी थे। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके नौकर आपसे शपथ मांग रहा है कि आपने मुझे ये ऑर्डर दिया, करना है या नहीं करना है। तो ये क्या मैंने हास्यास्पद लग रहा है? हास्यास्पद देखो, चुनाव आयोग ने भी डायरेक्टली कहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों से हमारे पत्रकारों को मालूम पड़ गया कि उन्होंने एफिडेविट मांगा है। क्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कि चुनाव आयोग के मुंह से, ज्ञानेश कुमार के मुंह से आपने सुना है कि उन्होंने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा है? आधिकारिक रूप से नहीं मांगा है। सूत्रों से पता चला है कि चुनाव आयोग ने माना है। वेयर इज द लेटर? वो कम्युनिकेशन कहाँ है? वो चिट्ठी कहाँ है जिसके आधार पर आपके सूत्र बता रहे हैं? तो एक वितंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई, इशू को डाइल्यूट करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए ये नई नई चीजें लोगों के सामने लाई गई, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। देखो जी, चुनाव आयोग ने मांग लिया। चुनाव आयोग की कैपेसिटी में, इसीलिए तो मैंने आपको कहा ना, चुनाव आयोग एक क्वाजी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो जुडिशियल नहीं है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब होता है जुडिशियरी जैसा दिखने वाला, कि उसके पावर्स लिमिट है बस इतने में कि आपको सही मतदाता सूची जारी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना है। नंबर 3, चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद स्टेट में या पूरे देश में, डिपेंड करता है जिस समय जहां जैसा चुनाव हो रहा हो, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको इस तरह से नजर रखनी है और पकड़ रखनी है ताकि आपकी निष्पक्षता बनी रहे, चुनाव की निष्पक्षता बनी। यही तो 3 पावर है चुनाव आयोग। चौथा कौन सा पावर है चुनाव आयोग के पास? कोई मुझे बता दो। बेसिकली 3 ही पावर है ना, तो इनके पास पावर कहाँ है किसी से एफिडेविट मांगने का? जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर के पास जाता है, एम्प्लॉयर उसको रखता है, मतलब नौकरी देने वाला नौकर को रखता है मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं करने के लिए। तो इसमें मेरा सवाल दूसरा है, ये जो 3 कमेटी है जो कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और एक प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पहले इसमें सीजीआई हुआ करते थे जिसको निकाल के फेंक दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो सम्मान है ऑटोमेटिक घट भी गया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग, वो जो चयन किया गया कमेटी था 3 मेंबर्स का, मतलब प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों प्रति जवाबदेह है या किसी और के प्रति जवाबदेह? वाजिब सवाल। देखो, चुनाव आयोग तीनों के प्रति टेक्निकली जवाबदेह। उससे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग देश के संविधान के प्रति जवाबदेह।
उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के प्रति जवाब दे। लेकिन यहाँ पर तो सिलेक्शन जो हुआ उसमें मोदी और शाह बैठे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के, और राहुल गांधी बैठे। राहुल गांधी नोट ऑफ डिसेंट देकर पहले ही निकाला है कि मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, आप जिससे चाहेंगे वही चुनेंगे, आप दो हैं हम एक हैं, वोट का तो वैल्यू है वहां। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वहां पर बनती है कि वो संविधान के प्रति जिम्मेदार रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब उसको चुना ही गया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा, तो क्यों जिम्मेदारी निभाए एलओपी की तरफ? देखो, इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया से अलग किया गया, वो एक असंवैधानिक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस था। सुप्रीम कोर्ट चाहता, अगर उसमें हिम्मत होती, तो उस ऑर्डिनेंस को ही इलीगल डिक्लेयर कर सकती थी। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चंद्रचूड़ को गणेश आरती करना था मोदी जी के साथ मिलकर। तो वो कैसे उस ऑर्डिनेंस को गलत साबित करते? उसके बाद आ गए हमारे B.R. अम्बेडकर के बाद भारतीय दलितों और मोर्चा की नजर में सबसे बड़े न्यायविद जस्टिस गवई जी, है ना, जिनके बारे में आशा की गई कि ये चूंकि ये दलित है इसलिए ये संविधान की रक्षा करेंगे, बहुत ही कर्तव्यपरायण न्यायनिष्ठ, इन्होंने अपने को इस केस से ही अलग कर लिया SIR का। ठीक है, तो हमारी कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी, डरी हुई न्यायपालिका, कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी इस हालत में नहीं है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा किए गए एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप्स होते हैं उस पर उंगली सवाल उठाए। अभी बिहार SIR के मामले में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 65 लाख लोगों का नाम जो आपने हटाया है उसकी सूची हमें दे दे। चुनाव आयोग ने कह के चल हक में चले, तो कौन होता है मेरे से सब पूछने के लिए? ऐसा कहा नहीं, भाव यही था। तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात मुझसे सवाल जवाब करने की? तू अपनी जगह रख, तू अपनी जगह रख, मैं अपना काम करता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुंह से एक बात निकली? कल सुनवाई है इस पर, मंगलवार को, कल आप देख लेना, कुछ नहीं होगा। ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, नहीं, कल कुछ नहीं होगा। ठेंगे पर, जूते की नोक पर है। ठेंगे पर क्या, जूते की नोक पर है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक चीफ जस्टिस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोठा में तब्दील कर दिया। तब क्या उम्मीद है उससे? इसलिए इस संदर्भ में आप राहुल का जो प्रोटेस्ट या 300 विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने जो विरोध किया, इस संदर्भ में आप देखिए क्या वजह है कि राहुल गांधी अपने एक्सपोजे को लेकर कोर्ट का रुख नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ होना नहीं। ठीक है, कोर्ट इज कॉम्प्रोमाइज। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये जो 300 सांसद गए, इसका नतीजा क्या हो? देखो, एक बात तो जाहिर हो गई कि चुनाव आयोग इन लोगों से मिला ही नहीं, मतलब वो चोर जैसा छुप गया। ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि चुनाव आयोग के इस रुख से एक चीज तो साबित हो गई, ये लोग तो चुनाव आयोग को जैसे कोर्ट में ज्यादा कर, इन लोगों ने बार बार कोर्ट में जलील हुए, हारे, लेकिन कोर्ट एक्सपोज होता रहा, इतना तो हुआ। उसी तरह से ये लोग चुनाव आयोग को आज पूरी तरह से रंगा कर। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट? क्या इसके बाद सब जाके 300 सांसद अपने अपने घरों में सो जाए? क्या करेंगे आप?
चुनाव आयोग आपसे मिलने का टाइम नहीं, मिलकर भी क्या करेगा? वो खुद ही चोर है, उसे मालूम है कि मैंने चोरी की। आप तो चोर के पास चोरी की शिकायत करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब चोर के पास चोरी की शिकायत करने क्या कहते हैं कि चोर महाराज आपने मेरे घर में सेंध लगा के इतना पैसा ले लिया। आप बोलो, वो कभी मानेगा? कभी नहीं मानेगा। कभी मानेगा? ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए आज जो कुछ हुआ वो भी जरूरी था, क्योंकि इस तरह के कदमों से क्या होता है कि एक जन जागरण का काम होता है। ठीक है, इससे पूरे देश में मैसेज तो गया। बिल्कुल, मैसेज गया, बिल्कुल। तो जी मेरा एक सवाल रहेगा, राहुल गांधी के खिलाफ या विपक्षी सांसदों के खिलाफ जिस तरह से मोदी सरकार ने पेगासस का सॉफ्टवेयर लाया था या जासूसी उपकरण लगाए गए थे, और राहुल गांधी इस सफलता बताते हुए पूरे 6 महीने तक उस पर सर्च को अंजाम देते रहे, इसकी भनक तक मोदी को नहीं लगी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो चीजें है वो जो हाईटेक है और उसके सामने मोदी का जो नकारा सिस्टम है वो कटारा साबित हो गया? देखो, पेगासस तो उसी फोन पर काम करेगा ना जिसके बारे में आपको जानकारी है कि रोहित के पास है। उस फोन पर तो काम नहीं करेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं। मान लो राहुल गांधी के पास 5 फोन, 3 के बारे में आपको जानकारी है कि उसमें तो नंबर के बारे में जानकारी है, तो उसमें पेगासस आप डाल देंगे। बाकी 2 क्या करेंगे उसके बारे में तो आपके पास जानकारी ही नहीं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक रखते हैं, उनका लैंडलाइन प्राइवेट नंबर है, बहुत कुछ है उनके पास जहां तक पेगासस की पहुंच नहीं। लैंडलाइन से आप ये पता कर सकते हैं कि किससे इन्होंने बात की, लेकिन लैंडलाइन में पेगासस नहीं डाला जा सकता। पेगासस मोबाइल में होता है, मोबाइल में डाला जा सकता है। 2G 1G से मतलब नहीं है, कोई भी मोबाइल हो उसमें डाला जा सकता, लेकिन लैंडलाइन पर मैं उसको नहीं डाला जा सकता। लैंडलाइन को आप टैप कर सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि फला आदमी कहाँ किससे कितने बजे कितनी देर बात की। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता लगा। तो उन्होंने अपनी टीम को लगाया, कर्नाटक की टीम को। तो हो सकता है किसी ऐसे कार्यकर्ता को लगा दिया जो वफादार है, जिसका फोन टैप ही नहीं होता, पेगासस है ही नहीं उसके फोन में। या विदेशी इंजीनियर भी तो हो सकता है इसमें, राहुल गांधी का तो विदेशी संपर्क हो सकता है। देखिए, ये सब कयास लगाने वाली बातें हैं, कौन हो सकता है नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जो नतीजे पर पहुंचे और 6 महीने का श्रम साध्य काम रहा वो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि जो रिजल्ट है वो तो बता रहा है कि उसने जो भी कंक्लूजन निकाला वो सही है। बिल्कुल, कैसे निकाला वो छोड़, साइंटिफिक तरीके से चीजों को व्यक्त किया गया, साइंटिफिक तरीके से वो एकदम बिल्कुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। वो प्रेजेंटेशन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में या सरकारी बड़े बड़े दफ्तरों में कभी कभी होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। राहुल ने वो किया। मेरा सवाल है कि आपने वो भी किया, आज चुनाव आयोग को मार्च भी किया, कल आप क्या करेंगे? इसके आगे आप क्या करेंगे? ये तो उनका होगा। देखिए, मैं सोचो जी, मैं वक्त कम लूंगा आपसे। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि मतलब आज जिस तरह से चुनाव का हालत देख पा रहे हैं, राहुल गांधी साफ साफ बोल दिया है कि वोट चोरी हो रहा है, और उन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट भी जारी किया है, उन्होंने votechoori.in, और उस वेबसाइट पर उन्होंने लोगों से अपना यही मांगा है, फोन नंबर भी जारी किया है मिस्ड कॉल के लिए। जी 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 जी, पता चला है कि उसमें करोड़ों लोगों ने मिस्ड कॉल दे दिए हैं अब तक। जी जी बिल्कुल, कुछ करोड़। तो जी, तो मैं मात्र एक दिन में, बहुत कम टाइम में, मेरा एक सवाल रहेगा कि ये सरकार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने किया, मेरा इससे पहले मेरा एक सवाल छोटा सा रहेगा आपसे कि चुनाव आयोग का चयन कमेटी जो था, जो संविधान में बाकायदा दर्ज है, वो था प्रधानमंत्री, CJI, विपक्षी नेता। मोदी ने CJI हटा करके
प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता, एक कैबिनेट मंत्री कर दिया। तो क्या ये संवैधानिक जो हनन हुआ है इसके खिलाफ वैसा पावर से घट सकता है, या उसकी जो संवेदनशीलता है या उसका जो महत्व है घटेगा, या वैसा यही पर कांग्रेस मार खाई है। जिस समय ये हुआ था उसी समय कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो लिया नहीं था। उस समय कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाता कि ये जो संविधान में निहित चेक एंड बैलेंस की परंपरा है, का नियम है, उसका ये उल्लंघन हुआ है, इसीलिए ये जो ऑर्डिनेंस मोदी सरकार लाए हैं ये ऑर्डिनेंस असंवैधानिक है। क्या कांग्रेस इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट गई? क्या दिल्ली हाई कोर्ट गई? क्यों नहीं गई? क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था कि इसका क्या कैसा और कौन सा दुरुपयोग आने वाले दिनों में होने वाला है? क्या कांग्रेस के पास कपिल सिब्बल नहीं है, संघवी नहीं है, मनु सिंघवी है, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी नहीं है? क्या कांग्रेस का कोई लीगल सेल नहीं है? तो होता क्या है, पावर स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजों को लोग ओवरलुक कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को, लेकिन वो बड़े नासुर बन के निकलते हैं। व्यवस्था ऐसी ही चीज है। तो मेरा एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे, वक्त बहुत कम लेंगे हम। ये जो सरकार बार बार उन लोगों को, जैसे कि माओवादियों को बोल रही है कि आप आइए, हथियार रख दीजिए, सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव लड़िए और MP MLA बनिए, अपनी बात रखिए, यहाँ लड़िए। अभी प्रसाद पवार ने भी कहा था कि से हमको 2 आदमी मिला था जिसने कहा था कि आप हम शोषण दीजिए, 160 सीट आपको हम यूं ही जिता देंगे आपको, परफेक्ट बताया था 160। तो ऐसी स्थिति में अगर माओवादी हथियार रख करके इस पार्लियामेंट्री चुनावी अभियान में आते हैं तो उनका क्या भविष्य बचेगा? क्या वो कर पाएंगे? ऐसा क्या लगता है? आपका सवाल आज के बारे में क्यों है? कितने माओवादी थे, कितने नक्सल थे जो हिंसा का रास्ता छोड़कर संसदीय राजनीति में शामिल हुए, जो CPM में गए, ML में गए, बहुत सारी पार्टियों में गए ना। आज वही तो सड़क पर पीट रहे हैं ना। हाँ, हो गया संवाद, कर लिया संवाद, इन्होंने बचा लिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जिस स्वरूप के लिए आज विपक्ष सड़क पर है, इंक्लूडिंग द लेफ्ट, उसका अगर राजनीतिक चरित्र के बारे में बात करनी है तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो काफी लंबा प्रोग्राम है, इसलिए कि उसमें 1819 अमेरिका में से लेकर आज के हिंदुस्तान तक सबको जोड़ना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है। त्वरित टिप्पणी के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार माओवादियों को दे रही है, न्योता दे रहा है बात करने के लिए, वो तो एक ट्रैप है। आप अपने बिल से निकलो, हम आपके सर का निशाना बनाएंगे। आप बचोगे तब तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आओगे। हम आपको बैठेंगे, मार देंगे, जो ट्रैप में पड़ेगा उसको मार देंगे। क्योंकि ये सत्ता जो है इसकी विश्वसनीयता तो नेगेटिव है, शून्य भी नहीं। तो आप एक नेगेटिव विश्वसनीयता सरकार के साथ किस तरह की डीलिंग कर सकते हैं? किसानों ने किया था ना, 24 राउंड मीटिंग हुई थी ना, क्या हुआ? संवाद करने का नतीजा कुछ हुआ? जब देखा कि अटारी और सिंध बॉर्डर पर इतना ज्यादा ब्लॉकेड हो गया और सामने इलेक्शन खड़ा था, तब मोदी ने मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी बोलकर हाथ जोड़कर माफी मांग के किसान के कानूनों को वापस लिया। यही तो हुआ। देखिए, जो 24 राउंड बातचीत हुई थी, उस समय के जो कृषि मंत्री थे, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसको बाद में मध्य प्रदेश भेज दिया गया चपरासी का टिकट देकर, मैंने MLA का टिकट देकर, नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर के साथ जो बातचीत हुई थी उसका क्या नतीजा निकला? माओवादियों को पूछना चाहिए, आपने किसानों से 24 राउंड बात की थी, क्या नतीजा निकला था? और किस भरोसे हम आपके साथ बातचीत करने जाएं? किस भरोसे जाए? इसकी कौन गारंटी है कि हम गए बातचीत करने और आपने मुझे अंदर नहीं कर दिया?
ये मार भी या दिया, मार नहीं दूसरी दिया? बात करने का मार भी दिया उसको, आजाद को मार मार दिया। दिया, ये कई लोगों अशरफ को- शराब भी हाँ। बातचीत में मिल कर रहे थे, उनको ही मार दिया, तो जो भी बातचीत गया उनको मार दिया। बातचीत फ्लुएंट्स पिशाचों के साथ बातचीत नहीं की जाती है, और उनके हथियार साथ जो लड़ाई रख ही दिए हैं होती उनकी, और आप जो जीतो हथियार चाहे रख दिया हारो, उनकी हालत सीपीएम सीपीआई जैसा हो गया। हो गया। इसीलिए इनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। इनसे तुम जीतो या हारो, हर हाल में तुमको लड़ना ही होगा, तुमको युद्ध में ही रहना पड़ेगा। युद्ध में रहते हुए मारे गए तो शहीद, जीत गए तो आदर्श, हाँ तीसरा बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं, बिल्कुल। सुब्रतो जी, मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा आपसे। अगर आज के दौर में चारों मजुमदार होते हैं अगर, तो वो क्या सोचते हैं, क्या कर रहे होते हैं? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो चुनाव में जिस तरह से एक्सपोज हुई है चुनाव आयोग, मोदी सरकार या पूरी गवर्नमेंट जो एक्सपोज हुई आज है, के दौर में और चारू मजुमदार अगर होते, देखो इस बात पर मैं कल सोच रहा था और इंसिडेंटली आपने आज ये सवाल उठा दिया। मैं ये सोच रहा था कि किसी भी देश की राजनीति और समाज में आदर्शों का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, मूल्य होता है। चारू मजुमदार एक समय आदर्श तो थे युवाओं के, एक समय भगत सिंह भी आदर्श थे युवाओं के, चंद्रशेखर आजाद थे, गांधी जी एक समय आदर्श थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की, सुभाष बोस एक समय आदर्श थे। आज ये राजनीति में ये आदर्शहीनता की स्थिति बनी हुई, कोई आइडियल नहीं है। राहुल गांधी मोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नैतिक राजनीति कर रहे हैं। ये करते हुए वो बहुत हद तक एक आदर्श के रूप में उभरे हैं एक बड़े सेक्शन के मन में। लेकिन मोदी किसके आदर्श है? जो समाज में सबसे व्यभिचारी, पतित, जिसको हरामी कहते हैं हम लोग, और बुद्धिहीन, ब्रेनलेस, उन लोगों के आदर्श हैं। लेकिन मोदी अपने आप में कोई आदर्श तो है नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति तो आदर्शों पर टिकी हुई नहीं है। राहुल की राजनीति आदर्शों पर आज टिकी हुई है। लेफ्ट की राजनीति जो भी है संसदीय वाम, वो भी आदर्श पर टिकी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर सीएम रहते तो देश की जनता को इनसे बड़ा और प्योर आदर्श सामने रहता, लोग ऑटोमेटिकली उनके पीछे गोलबंद होते। क्योंकि खासकर ये चुनावी धांधली के एक्सपोज होने के बाद सीएम तो सीना ठोक कर कहते हैं ना, तो मैंने तो तुम्हें सरसत में ही बता दिया था, समझने में इतने साल लग गए। आज समझ रहे हो? तब हीरो कौन बनता? राहुल की सीएम, अंदाजा लगा ली। ये होता था जी। सुब्रतो जी, एक चीज था, मैंने पढ़ा था उनका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 72 का 70 का दशक जो है, मतलब 70 से लेकर 70-76 तक दशक जो है जन युद्ध का दशक है, ऐसा करके कुछ उन्होंने लिखा था कोई एक लेख। लिखा था। उनके 72 के बाद जब 75 होता है तो वास्तव में देश में जन क्रांति होती है और सत्ता पलट जाती है। नेतृत्व भले ही जेपी करे या जो करना करे, लेकिन सत्ता में बदलाव आता है। अगर सही नेतृत्व होता तो हो सकता था कि मतलब सीएम जिंदा रहते तो हो सकता था कि मतलब और बड़ा चीजें, मतलब बहुत बड़ी चीजें हो जाती देश में। तो मतलब एक बड़ी चीज थी। तो क्या लगता है कि मतलब आज भी जिस तरह से मतलब एक्सपोज चुनाव आयोग हुआ है उस तरह से और मोदी किया है, क्या लगता है आपातकाल देश में लग सकता है या फिर देखिए ऐसा है ना कि दुनिया में कोई भी क्रिमिनल इस्तीफा नहीं देता है। पहली बात तो इसको मानते हैं, ना हिटलर देता है, ना मोदी देता है, ना मुसोलिनी देता है। जिसको हम लोग अधिनायक बात कहते हैं, अधिनायक कभी इस्तीफा नहीं देता। मोदी के बचने के रास्ते बहुत कम है, उसके पास दो ही रास्ते बचे। मैं आज दर्शकों को बताया, जो मैं लिख भी चुका, या तो वो आर्थिक आपातकाल के बहाने पूरे देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर सारे चुनावों को आने वाले 3-4 सालों के लिए टाल दे,
दूसरा रास्ता है कि वो चुपचाप वो जो बैठी हुई है 78 का साल महामहिम राष्ट्रपति से रिजाइन करवा के खुद राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि जेल जाने से बचने का उनके लिए यही एक रास्ता है। मोदी यही दोनों में से कोई एक काम करे। अब सवाल यह है कि विपक्ष इसको कितना करने देगा, क्योंकि मोदी ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जो छिपा ढका जो आक्रोश जनता के मन में है वो पूरी तरह से उबाल मार के सड़कों पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिससे झेलने की ताकत उसके पास नहीं है। ना भाजपा संघ किसी के पास नहीं है। ये सब साला ईडी सीबीआई ये सब के इन सब के ताकत पर गवर्नमेंट चला सकते हैं, लेकिन देश नहीं चला सकते। फर्क सरकार चलाने और देश चलाने में फर्क है, ठीक है ना। देश की जनता को जिसको कोई मतलब नहीं है, पॉकेट में 2 रुपया नहीं, उसको ईडीआई और सीबीआई आईटी से क्या मतलब है। सड़क पर तो वही उतरेंगे ना, ठीक है। धरना से लोगों को डर है। कांग्रेस में जो मलाईदार लोग बैठे हुए हैं 50-100 साल से मलाई खा के, उनको चिंता है, लेकिन तुम्हें और मुझे क्या चिंता है। कर लो इनकम टैक्स नोटिस भेज दो, अकाउंट में है ही नहीं 5,000 रुपया, तो तुम करोगे क्या, है ना। तो वो क्या हो गया, वो सर्वहारा आ जाएगा सड़क पर, जिसके पास कुछ नहीं, उसको आप कैसे संभाल लोगे। क्योंकि आपके अनुमान से तो 82 करोड़ 5 करोड़ राष्ट्र तक जिंदा है। उस 82 करोड़ में से 10 करोड़ लोग भी अगर आ जाए रोड पर, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मोदी वो काम नहीं करेगा। जहां तक मुझे लगता है मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और तड़ी पार को प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक तड़ी पार गृहमंत्री बना था। यह भी पहली बार होगा कि दुनिया के इतिहास में एक तड़ी पार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हाँ यह होगा, और इसी महीने में होगा। और एल्स तीसरी संभावना यह है कि ट्रंप इनको जूते मारकर निकाल देगा। जो संभावना अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर, जो लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, उनको बात समझ में आ रही है। 2 देशी समाधान है, एक छोटा सा मैंने कहीं मैसेज देखा था सुब्रत जी, राहुल पुतिन जो है वहाँ कोई गेम हो रहा है, मतलब कोई खेल हो रहा है, शायद आयोजन किया गया। मैंने कहीं व्हाट्सएप पर मैंने देखा था, मैंने फेसबुक पर, सच्चाई मुझे नहीं पता। उसमें लिखा हुआ था कि पुतिन जो है राहुल गांधी को उसमें इनवाइट किए उस प्रोग्राम में आने के लिए एज ए विजिटर। तो क्या है ये मतलब? अब बात नहीं समझते। अलास्का में तो 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, वो किस लिए मिल रहे हैं? यूक्रेन के बंदरगाह के लिए। अब देखो दुनिया की बड़ी 2 ताकतें एक साथ हो गई एक छोटी ताकत को खत्म करने के लिए। यही तो होता है ना दुनिया में, शक्ति संतुलन। पुतिन का स्वार्थ राहुल को जिताने में है, क्योंकि वो जानता है कि कांग्रेस जो है वो प्रो रशियन लॉबी है, और ट्रंप का भी स्वार्थ आज राहुल को जिताने में। क्यों है? इसलिए कि वो जो 15 खरबपति जिनके बारे में यूएस प्रेसिडेंट के फिनेंस सेक्रेटरी बोलते रहते हैं कि सिर्फ इन्हीं की दलाली करने के लिए मोदी काम करते हैं, और इनके सारे के डॉजियर हमारे पास पड़े हुए हैं, उन 15 खरबपतियों में से कोई भी राहुल के फेवर में तो है नहीं। AA नहीं है, टाटा नहीं है, आज कोई नहीं है, जगमन डालमिया ग्रुप नहीं है, बड़े बड़े जो 15 कॉर्पोरेट कोई नहीं है। उनके वर्चस्व को बिना तोड़े हुए अमेरिका भारत की इकोनॉमी में सेंध भी नहीं लगा पाएगा। इसको समझिए। इसलिए ये चीज, इसकी संभावना बलवती होती जा रही है, ऐसा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, वो जानते हैं कि राहुल क्यों आएगा। और अगर मेरा आकलन अगर मान लिया जाए तो इसी साल के अंत तक आ जाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स कर देगा। कोलैप्स करने की स्थिति आज से बन गई। बहुत बहुत सुंदर आपने विश्लेषण दिया है इस सवालों पर।
और जिस तरह से राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है और विभिन्न देशों के साथ जो संबंध बना है और जिस तरह से पुतिन बुलाया है वो बहुत बड़ी बात है। मोदी को तो दुनिया भर के लोगों ने लकेट के भगा दिया है, खदेड़ दिया है, उसकी इज्जत का भी पुतिन तो बच्चा मोदी पेट को हो गया आखिरी है। चांस देने के लिए भारत भी आ रहे हैं कि चुन लो भैया तुम्हें कौन चाहिए, SU-57 चाहिए जी। या F-35 चाहिए। सारा खेल तो वहां जी, पर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, तो मेरा ठीक है, तेल सुब्रतो जी, चाहिए बहुत कि अमेरिका की गुलामी चाहिए। खैर ये बहुत लंबी बात है। बहुत शुक्रिया। कर लेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रतो जी। हम इस मामले पर फिर से अगले एपिसोड में बात करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपसे मिलती है, हमारे दर्शकों भी को भी महसूस होता है और हम भी महसूस करते हैं। तो हम फिर विदा लेते हैं कि आप इस चीजों को देखें और जो बातचीत आई है उस पर अपने मंतव्य कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर करें, ताकि हम भी खुद महसूस कर सकें और उस पर जो है अगले एपिसोड में सवाल के जवाब में हम नई तरीके से उसका तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सुब्रतो जी, धन्यवाद और सबका। जनता को हम लोगों को कहना चाहेंगे, दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप कल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही एक सूचना हम देना चाहेंगे कि हमारे चैनल तो है, एक मेंबरशिप है और एक स्पेशल मेंबरशिप है। इस मेंबरशिप जो जनरल मेंबरशिप है उसमें 89 रुपीज का है और जो स्पेशल मेंबरशिप है 159 रुपीज का है। दोनों में जो अच्छा लगे आप बन सकते हैं। अगर चाहे मदद करना तो आप हाथ खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया आपका।